हाय फ्रेंड्स, मैं पवन कुमार। ये 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का सेकंड लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझेंगे। तो सबसे पहले लेमा को समझते हैं। लेमा का डिफिनेशन दिया जाता है कि ए लेमा इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। मतलब लेमा जो है एक प्रूफ किया हुआ स्टेटमेंट होता है जिसका यूज हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में करते हैं। जैसे 9th क्लास में आप लोग बहुत सारा फार्मूला पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल क्यू, ऐसे बहुत सारा फार्मूला पढ़े होंगे। 9th क्लास में आप लोग थ्योरम भी बहुत ज़्यादा पढ़े होंगे। तो जितना फार्मूला था, जितना थ्योरम था, इन सब का यूज किसी दूसरे स्टेटमेंट को, मतलब किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में करते थे। मतलब सारे फार्मूला और सारे थ्योरम को लेमा कह सकते हैं, क्योंकि लेमा का डिफिनीशन ही कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट हो, अगर पहले से प्रूफ किया हुआ है और उसका यूज हम लोग किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने में करते हैं, तो उस स्टेटमेंट को हम लोग लेमा कह सकते हैं। इसीलिए सारे फार्मूला और सारे थ्योरम, इन दोनों को लेमा कह सकते हैं। अब है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियन का नाम है और यूक्लिड्स ने एक लेमा दिया है। वो लेमा क्या है देखते हैं। वो लेमा कहता है कि गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स। यूक्लिड ने एक ऐसा लेमा दिया है, उसका स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट को समझ लेना है कि गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए और बी कोई भी दो दिया हुआ पॉजिटिव इंटीजर्स है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर ए और बी आपको दिया गया है तो दो ठो और इंटीजर क्यू और आर ऐसा मिलेगा, एग्जिस्ट करेगा, मतलब मिलेगा। और इस तरह से मिलेगा ताकि बी में क्यू से मल्टीप्लाई करके आर को ऐड करेंगे तो ए के इक्वल हो जाएगा और आर का वैल्यू 0 और बी के बीच में ही होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोला है कि ए और बी दोनों पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, लेकिन क्यू और आर को यहाँ कुछ नहीं बोला है। क्यू और आर को इंटीजर बोला है, मतलब क्यू और आर 0 भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो अगर कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दिया हो, जैसे मानते हैं कि एक पॉजिटिव इंटीजर है 15 और एक पॉजिटिव इंटीजर मान लेते हैं 6 दिया गया है। ये दो ठो पॉजिटिव इंटीजर हमको दिया गया है। मान लेते हैं a इक्वल टू 15 है और b इक्वल टू 6 है, दो दिया हुआ है। तो दो ठो और इंटीजर मिलेगा q और r, दो ठो और इंटीजर मिलेगा और इस तरह से मिलेगा ताकि b में q से मल्टीप्लाई करके r को ऐड करें तो a के बराबर हो जाए और r का वैल्यू 0 और b के बीच में होगा, मतलब 0 और 6 के बीच में होगा। मतलब a हमारा कितना है 15 है, b कितना है 6 है, यहाँ q के प्लेस पर कोई इंटीजर मिलेगा प्लस यहाँ r के प्लेस पर भी कोई इंटीजर मिलेगा और ये मिलेगा ही मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। q और r के प्लेस पर इंटीजर दो मिलेंगे ही मिलेंगे और इस तरह से मिलेंगे ताकि यहाँ r के प्लेस पर जो इंटीजर है इसका वैल्यू हमेशा 0 और 6 के बीच में होगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, इसके लिए हम 15 को 6 से डिवाइड करके देखते हैं क्या मिल रहा है। 6 से डिवाइड कीजिए 15 को, 2 बार में घटाओ, 12 आएगा, 3 रिमाइंडर आएगा। एक बात याद रखोगे, ये जो 15 है इसको डिविडेंड बोला जाएगा, इसको डिविजर बोला जाता है, इसको कोशेंट बोला जाता है और नीचे जो बचता है इसको रिमाइंडर बोला जाता है। रिमाइंडर जो भी बचता है ये हमेशा डिविजर से छोटा ही होता है। जो भी रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और डिविजर से छोटा होगा, मतलब 6 से छोटा ही होगा। मतलब एक और बात हम लोग बचपन से पढ़ते आ चुके हैं कि डिविडेंड इक्वल टू होता है डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब 15 को यहाँ लिख सकते हैं 6 इंटू 2 प्लस 3, ऐसा लिखा जा सकता है। देखिएगा 15 इक्वल टू 6 इंटू क्यू के प्लस पर कोई नंबर मिलेगा और आर के प्लेस पर भी कोई मिलेगा। देखो तो क्यू के प्लेस पर हम 2 रख सकते हैं, आर के प्लेस पर हम 3 रख सकते हैं। इसको सॉल्व करोगे तो 15 के इक्वल आएगा, इसको सेटिस्फाइड करता है। अब इसको भी सेटिस्फाइड करना चाहिए
तो यहाँ r का जो वैल्यू है 0 और b के बीच में मिलना चाहिए, तो r के प्लेस पर यहाँ 3 मिल रहा है जो कि 0 और 6 के बीच में है। मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर दिया गया था 15 और 6, तो दो ठो और पॉजिटिव इंटीजर मिल गया 2 और 3। 2 और 3 इस तरह से मिला है ताकि 6 में 2 से मल्टीप्लाई करके 3 को ऐड करते हैं तो 15 के इक्वल आ जाता है, और 3 जो है 0 और 6 के बीच में आता है। ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। कुछ और एग्जाम्पल ले लो। मान लेते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर दिया है 441 और एक दिया है 8, तो इसको a मान लो। लेट a इक्वल टू 441 एंड b इक्वल टू 8। दो को तो पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है a और b, तो दो ठो और पॉजिटिव इंटीजर q और r मिलेगा, और इस तरह से मिलेगा ताकि b में q से मल्टीप्लाई करके r को ऐड करे तो a के बराबर हो जाए, और r का वैल्यू 0 और b के बीच में होगा, मतलब 0 और 8 के बीच में होगा। मतलब ये जो 441 है इसको हम लिख सकते हैं 8 इंटू यहाँ कोई इंटीजर मिलेगा प्लस यहाँ भी कोई इंटीजर मिलेगा, इन दोनों प्लेस पर कोई इंटीजर मिलेगा, और इस तरह से मिलेगा ताकि यहाँ जो इंटीजर मिलेगा वो 0 और 8 के बीच में होगा। क्या मिलेगा, इसको डिवाइड कीजिए, 8 से डिवाइड कीजिए 441 को। 8 5 जा 40, 4 आएगा 1, 8 5 जा 40, देखिए रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, तो 441 को लिख सकते हैं 8 इंटू 55 प्लस 1, मतलब यहाँ 55 आएगा और यहाँ 1 आएगा। देखिए तो Q के प्लेस पर 55 मिल गया और R के प्लेस पर 1 मिल गया, और R के प्लेस पर जो नंबर है हमेशा 0 और B के बीच में होना चाहिए, तो R पर 1 मिला है जो कि 0 और 8 के बीच में आता है, या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और 8 से हमेशा छोटा ही होता है। मतलब कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर a और b दिया गया है तो ऐसे दो पॉजिटिव इंटीजर q और r मिलेंगे, और इस तरह से मिलेंगे ताकि b में q से मल्टीप्लाई करके r को ऐड करे तो a के इक्वल हो जाए, और r का वैल्यू 0 और b के बीच में होगा। और एक और बात इसमें बोला है कि यूनिक मिलेगा, मतलब Q और R का जो वैल्यू मिल रहा है एक ही मिल सकता है, एक से अधिक नहीं मिल सकता। जैसे इसमें Q के प्लस पर 2 मिला था, R के प्लस पर 3 मिला है, तो Q के प्लस पर 2 R के प्लस पर 3 मिल गया, तो इसके अलावा Q का दूसरा वैल्यू और R का दूसरा वैल्यू नहीं मिल सकता है। एक ही मिला है, इसके अलावा और कोई दूसरा वैल्यू नहीं मिल सकता है। चलिए, क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं जी? देखो देखते हैं, 15 को ऐसा भी तो कर सकते हैं, 6 इंटू 1 प्लस 9। देखो तो Q के प्लेस पर 1 मिल गया और R के प्लेस पर 9 मिल गया। अब कह सकते हो कि सर यहाँ Q के प्लेस पर 2 और R के प्लेस पर 3 मिला था, लेकिन यहाँ तो Q के प्लेस पर 1 और R के प्लेस पर 9 मिल गया, दूसरा वैल्यू मिल गया, लेकिन स्टेटमेंट में बोल रहा है कि यूनिक ही मिलेगा। हाँ, यूनिक ही मिलेगा। यहाँ पे जो R का वैल्यू मिला है 9, ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करता है। R का वैल्यू 0 और B के बीच में होना चाहिए। यहाँ R के प्लेस पर 9 आ रहा है जो कि 0 और 6 के बीच में लाई नहीं करता है, मतलब Q का वैल्यू 1 और R का वैल्यू 9 ये नहीं हो सकता है। मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने वाला Q और R का एक ही वैल्यू हो सकता है, एक से अधिक वैल्यू नहीं हो सकता है। एक और बात ध्यान दीजिएगा, इस स्टेटमेंट में कहीं ये नहीं बोला गया है कि A B से बड़ा होगा। A का वैल्यू B से छोटा भी हो सकता है। जैसे यहाँ A 15 लिए थे, B 6 लिए थे, A बड़ा था B से, अब A B से छोटा भी हो सकता है। ये ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है कि A मान लेते हैं 6 है और B मान लेते हैं 15 है। दो पॉजिटिव इंटीजर है, तो दो और पॉजिटिव इंटीजर Q और R मिलेगा, और इस तरह से मिलेगा ताकि B में Q से मल्टीप्लाई करके R को ऐड करें तो A के बराबर हो जाए, और R का वैल्यू हमेशा 0 और B के बीच में ही होगा। मतलब 6 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू कोई इंटीजर मिलेगा प्लस यहाँ भी कोई इंटीजर मिलेगा, और यहाँ पे जो इंटीजर मिलेगा वो हमेशा 0 और 15 के बीच में होगा। तो इन दोनों प्लेस पर कौन कौन इंटीजर मिलेगा, इसके लिए हम 15 से 6 को डिवाइड करेंगे,
देखिए 1 बार में तो कटेगा नहीं, तो चलो इसको 0 बार में कटा करके देखो 0 आएगा। देखो तो यहाँ रिमाइंडर 6 आ रहा है ना, रिमाइंडर हमेशा डिविजर से कम होना चाहिए, तो रिमाइंडर 6 आ रहा है जो कि 15 से कम है। मतलब 6 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 0 प्लस 6, मतलब यहाँ 0 आएगा और यहाँ 6 आएगा। मतलब यहाँ Q के प्लेस पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, और R के प्लेस पर क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। और इस कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि R के वैल्यू 0 और B के बीच में होना चाहिए, तो R के प्लेस पर 6 मिला है जो कि 0 और 15 के बीच में आता है। 6 क्या है, 0 और 15 के बीच में ही आता है। मतलब हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई भी दो नंबर दिया गया हो A और B, A चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उससे मतलब नहीं है। A और B कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर दिया गया है, तो दो ठो और पॉजिटिव इंटीजर Q और R मिलेगा, और इस तरह से मिलेगा ताकि B में Q से मल्टीप्लाई करके R को ऐड करे तो A के इक्वल हो जाए, और R का वैल्यू हमेशा 0 और B के बीच में ही होगा। इतना बात समझ गए। अब चलिए अगर कुछ ऐसा दे दे, देखिए अगर ऐसे बोल दे कि लेट यहाँ तो A का भी वैल्यू मालूम था और B का भी वैल्यू मालूम था, लेकिन कभी कभी A का वैल्यू अगर नहीं मालूम हो, अगर ऐसा हो कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड बी इक्वल टू 4 मान लो, ऐसा दिया गया है। ए का वैल्यू नहीं दिया गया कि ए क्या है, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, और बी का वैल्यू दिया गया है कि 4 है। तब क्या हम ए को बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिख सकते हैं? आइए देखते हैं। ए तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, बी के प्लेस पर 4 है, और यहां पे कोई इंटीजर मिलेगा, अब प्लस यहां भी कोई इंटीजर मिलेगा, और यहां पे जो इंटीजर मिलेगा वो हमेशा 0 और 4 के बीच में होगा। इसके लिए क्या करते थे हम, 4 से ए को डिवाइड करते थे, तो ये डिवाइड करते हैं, यहां भी 4 से ए को डिवाइड कीजिए। अब देखिए ये इतना तो हमको मालूम है कि 4 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो कोसेंट जो आएगा, कोसेंट में कोई इंटीजर ही आएगा। तो मान लेते हैं जो भी इंटीजर आता है उसका नाम दे देते हैं क्यू, क्यू आ रहा है, और जब इसको डिवाइड करते जाएंगे तो लास्ट में जो भी नंबर बचेगा उसको नाम दे देते हैं आर। अगर 4 से अगर हम ए में डिवाइड करेंगे, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, तो कोसेंट में कोई ना कोई इंटीजर आएगा, उसको हमने क्यू नाम दे दिया, और रिमाइंडर में कोई ना कोई इंटीजर बचेगा, और ऐसा इंटीजर बचता है जो कि 0 होता है या 0 से बड़ा होता है और 4 से हमेशा छोटा होता है। तो मान लेते हैं रिमाइंडर नीचे आर बचता है, तो ए को हम लिख सकते हैं ना 4 इंटू क्यू प्लस आर, मतलब ए को लिख सकते हैं 4 इंटू क्यू प्लस आर, जहां हमको ये मालूम है कि R का जो वैल्यू है या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। मतलब R का वैल्यू या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा, इतना हमको मालूम है। यहाँ ये पता नहीं है कि A कौन सा इंटीजर है, ये कोई भी इंटीजर है। अब देखिएगा यहाँ R का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, सोच के देखिए R का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो क्लियरली R का वैल्यू या तो 0 होगा, नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 2 होगा, नहीं तो 3 होगा, यही ना कोई हो सकता है जी, इन्हीं चारों में से कोई एक हो सकता है, इससे बाहर तो जाएगा नहीं। चलिएगा अगर R का वैल्यू यहाँ 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, A का वैल्यू 4Q होगा, या अगर R का वैल्यू 1 यहाँ रखोगे तो A का वैल्यू 4Q प्लस 1 आएगा, या R का वैल्यू अगर यहाँ 2 रखोगे तो A का वैल्यू मिलेगा 4Q प्लस 2, या R का वैल्यू 3 रखोगे तब A का वैल्यू मिलेगा 4Q प्लस 3। यहां ध्यान से देखो, A का वैल्यू या तो 4Q, A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, A कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये या तो 4Q के फॉर्म का होगा, नहीं तो 4Q प्लस 1 के फॉर्म का होगा, नहीं तो 4Q प्लस 2 के फॉर्म का होगा, नहीं तो 4Q प्लस 3 के फॉर्म का होगा, जहां Q क्या है, Q कोई इंटीजर है। चलिए एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो कोई भी अपने मन में पॉजिटिव इंटीजर सोचिए, वो इन्हीं चारों में से किसी ना किसी फॉर्म का होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पहले ही लिखा गया है कि कोई भी इंटीजर है।
चलिए ए हम मान लेते हैं, ए मान लेते हैं 17 है। तो जब 17 है तो इन्हीं चारों में से किसी ना किसी फॉर्म का होना चाहिए। देखते हैं किस फॉर्म का है। तो 17 को हम लिख सकते हैं 4 से डिवाइड करके लिखो, तो 4 × 4 + 1 लिख सकते हैं। मतलब ये 4q + 1 के फॉर्म का आ रहा है, जहाँ q के प्लेस पर 4 मिल रहा है। मतलब 17 जो पॉजिटिव इंटीजर है ये किस फॉर्म का है, तो 4q + 1 के फॉर्म का है। इसी चारों में से किसी ना किसी फॉर्म का होगा, चाहे कितना भी बड़ा चाहे कितना भी छोटा पॉजिटिव इंटीजर सोचो। चलो कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर सोचते हैं, जैसे 19 में 4 से डिवाइड करोगे +3 आएगा। मतलब इसको 4q + 3 लिख सकते हो, जहाँ q के प्लेस पर 4 मिल रहा है। अब 19 जो पॉजिटिव इंटीजर है ये किस फॉर्म का आ रहा है, तो 4q + 3 के फॉर्म का आ रहा है। चलो 20 ले लो, 20 को लिख सकते हो 4 × 5, मतलब ये 4q। 20 किस फॉर्म का आ रहा है, तो 4q के फॉर्म का आ रहा है। चलो कुछ दूसरा और भी सोचो। 19 तो ले चुके थे, 18 रखो, 18 को लिख सकते हो 4 × 4 + 2। 17 लेकर के देखो, 17 को लिख सकते हो 4 × 4 + 1। ये इस फॉर्म का आ रहा है और ये इस फॉर्म का आ रहा है। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इन्हीं चारों में से किसी ना किसी एक फॉर्म का होगा, चाहे कितना भी बड़ा ले लो चाहे कितना भी छोटा ले लो। चलो एक बहुत बड़ा नंबर लेके देखते हैं क्या मिल रहा है। एक नंबर ले लेते हैं 442। ये भी इन्हीं चारों में से किसी ना किसी एक फॉर्म का होगा। देखते हैं किस फॉर्म का होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 से डिवाइड करोगे तो 4 × ऐसा लिख सकते, 4 से डिवाइड करोगे तो कोसेंट 110 आएगा, अब +2। मतलब इसको हम 4q + 2 लिख सकते हैं, जहाँ q के प्लेस पर 110 मिल रहा है। ये 442 ये किस फॉर्म का आ रहा है, तो इस फॉर्म का आ रहा है। मतलब चाहे कितना भी बड़ा पॉजिटिव इंटीजर लो चाहे कितना भी छोटा पॉजिटिव इंटीजर लो, हर पॉजिटिव इंटीजर इन्हीं चारों में से किसी ना किसी फॉर्म का होगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। चलो छोटा लेकर के देखते हैं। छोटा पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं एक 4 को लिख सकते हो 4 × 1 किस फॉर्म का आ रहा है, तो 4q के फॉर्म का आ रहा है, इस फॉर्म का आ रहा है। 3 ले लो, 3 भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो 3 भी इन्हीं चारों में से किसी ना किसी फॉर्म का होना चाहिए। देखते हैं किस फॉर्म का है। तो 3 को लिख सकते हैं हम 4 × 0 + 3। मतलब ये किस फॉर्म का आ रहा है, ये 4q + 3 ये इस फॉर्म का आ रहा है। 3 ले लो, 3 को लिख सकते हो 4 × 0 + 3, ये भी इसी फॉर्म का आ रहा है। 2 ले लो, 2 को लिख सकते हो 4 × 0 + 2, ये भी ये किस फॉर्म का आ रहा है, 2 नहीं जी, हाँ 2 है। सोचो यहाँ पहले, अगर 2 है 2 चेक कर लो इसमें से किस फॉर्म का आ रहा है। तो 2 को लिख सकते हो 4 × 0 + 2, यानी ये भी 4q + 2 इस फॉर्म का आ रहा है। चलो 1 लेकर के देखो, अगर 1 रखते हो तो 1 को लिख सकते हो 4 × 0 + 1, ये भी 4q + 1 मतलब इस फॉर्म का आ रहा है। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, 1 2 3 4 5 यही ना पॉजिटिव इंटीजर है। तो चाहे कितना भी छोटा पॉजिटिव इंटीजर लो चाहे कितना भी बड़ा पॉजिटिव इंटीजर लो, हर पॉजिटिव इंटीजर इन्हीं चारों में से किसी ना किसी एक फॉर्म का होगा। एक और बात यहाँ ध्यान से सोचो, यहाँ 4q है, 4 का कोई भी मल्टीपल होगा। अगर 4 का कोई भी मल्टीपल है तो इवन ही हो सकता है, ऑड कभी नहीं होगा। जैसे 4 × 1 = 4 इवन है, 4 × 2 = 8 भी इवन है, 4 × 3 = 12 12 भी इवन है, 4 × 4 = 16 16 भी इवन है। मतलब 4 का कोई भी मल्टीपल होगा तो इवन ही होगा। मतलब ये 4q है, ये एक ऐसा नंबर है जी इवन नंबर है। कोई भी नंबर अगर इस 4q के फॉर्म का होगा तो इवन होगा। अब देखो 4q तो हमारा इवन है, क्योंकि 4 का कोई भी मल्टीपल इवन होता है। तो इवन नंबर में अगर 1 को ऐड करोगे तो ये ऑड हो जाएगा।
मतलब 4q प्लस 1 का इस फॉर्म का कोई भी नंबर होगा तो ऑड होगा, मतलब कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर वो इसी फॉर्म का होगा, या वो इस फॉर्म का हो सकता है या इस फॉर्म का हो सकता है। मतलब कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, देखो कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर या तो 4q प्लस 1 के फॉर्म का होगा, नहीं तो 4q प्लस 3 के फॉर्म का होगा, क्योंकि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 यहाँ ऑड है और 4q प्लस 2 और 4q यहाँ इवन है। कैसे इवन है एक बार और चेक करते हैं। 4 के जितने सारे मल्टीपल होते हैं सब इवन ही होते हैं, तो 4q तो इवन है, और 4q जब इवन है, इवन में अगर 1 ऐड करेंगे तो ये ऑड हो जाएगा, मतलब ये पूरा नंबर हमारा ऑड है। और 4q इवन है, इवन में अगर 2 ऐड करेंगे तो इवन हो जाएगा, पूरा इवन है। 4q हमारा इवन है, इवन नंबर में अगर 3 ऐड करोगे तो ये ऑड हो जाएगा, मतलब ये हमारा ऑड हो जाएगा। मतलब कोई भी नंबर अगर 4q प्लस 1 के फॉर्म का है या 4q प्लस 3 के फॉर्म का है तो वो ऑड होगा, और कोई भी नंबर अगर 4q के फॉर्म का है या 4q प्लस 2 के फॉर्म का है तो वो हमेशा इवन होगा। चलो चेक कर लो ये जो नंबर लिखा गया है। जैसे देखो ये 19 जो नंबर है किस फॉर्म का है जी, 4q प्लस 3 इस फॉर्म का है, तो इस फॉर्म का है तो क्या होगा, ऑड होगा, देखो ऑड है। ये 20 किस फॉर्म का है जी, तो 4q के फॉर्म का है, देख लो यहाँ इवन है। 18 किस फॉर्म का है जी, तो 4q प्लस 2 इस फॉर्म का है, देख लो यहाँ इवन है। 4 किस फॉर्म का है, तो 4q के फॉर्म का है, देख लो इवन है। 3 किस फॉर्म का है, तो 4q प्लस 3 यानी इस फॉर्म का है, देख लो ऑड है। मतलब 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 इन दोनों के फॉर्म में अगर कोई भी नंबर होगा तो हमेशा ऑड ही होगा, और अगर कोई नंबर 4q के फॉर्म का है या 4q प्लस 2 के फॉर्म का है तो वो हमेशा इवन ही होगा। इतना बात तो क्लियर है। चलिए यहाँ हमने b के प्लेस पर 4 लिया था, b के प्लेस पर अगर 3 होता तब क्या होता, और आइए देखते हैं b के प्लेस पर 3 रह करके क्या मिल रहा है। अगर b के प्लेस पर 3 रखते हैं, जैसे a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और b मान लेते हैं या 3 है, मान लीजिए 3 है, तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ये, तो a को हम लिख सकते हैं ना 3 इंटू क्यू, 3 इंटू यहाँ कोई इंटीजर मिलेगा प्लस यहाँ भी कोई इंटीजर मिलेगा, और यहाँ पे जो इंटीजर मिलेगा वो हमेशा 0 और 3 के बीच में ही होगा। अब देखना ये है कि यहाँ पे कौन सा इंटीजर मिलेगा और यहाँ पे कौन सा इंटीजर मिलेगा। इसके लिए हम क्या करते थे, 3 से a को डिवाइड कीजिए, तो ये तो पता ही नहीं है कि कौन सा इंटीजर है। जब ये हमको मालूम नहीं है लेकिन इतना पता है कि 3 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो कोसेंट में कोई भी नंबर आएगा तो इंटीजर आएगा, तो वो जो भी इंटीजर है उसको हमने नाम दे दिया q है। और जब इसको डिवाइड करते जाएंगे तो लास्ट में जो बचेगा वो रिमाइंडर जो बचेगा, मान लेते हैं रिमाइंडर r बच रहा है, तो r के वैल्यू या तो 0 हो सकता है या 3 से छोटा ही होगा। मतलब a को हम लिख सकते हैं, a को लिख सकते हैं 3 इंटू क्यू प्लस आर, मतलब 3 इंटू क्यू प्लस आर, जहाँ r का जो वैल्यू है या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। देखिएगा यहाँ क्लियरली r का वैल्यू क्या क्या मिल सकता है, या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या 2 मिलेगा, इन्हीं में से ना कोई एक हो सकता है। तो अगर r का वैल्यू 0 रखोगे तो a का वैल्यू क्या आएगा 3q, या अगर r का वैल्यू 1 रखोगे तो a का वैल्यू क्या आएगा 3q प्लस 1 आएगा, या अगर r का वैल्यू 2 रखोगे तो a का वैल्यू क्या आएगा 3q प्लस 2 आएगा। यहाँ भी वैसा ही है, a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका 3 गो फॉर्म आ रहा है, इन्हीं तीनों में से किसी ना किसी एक फॉर्म का होगा। इसमें भी सोच करके देखिए, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर सोचिए अपने मन से। जैसे हम 10 सोचते हैं, 10 को चेक करना है कि इन तीनों में से किस फॉर्म का है, और इन्हीं तीनों में से किसी ना किसी फॉर्म क्या आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। इसको और 3 से डिवाइड करोगे तो 3 इंटू 3 प्लस 1, ये हमारा 3q प्लस 1 इस फॉर्म का आ रहा है। 12 ले लो, 11 ले लो, 3 इंटू 3 प्लस 2, ये हमारा इस फॉर्म का आ रहा है। 12 ले लो तो 3 इंटू 4, ये हमारा 3q इस फॉर्म का आ रहा है। चलो कोई छोटा इंटीजर ले लो,
चलो 2 ले लेते हैं, 2 को लिख सकते हो 3 इंटू 0 प्लस 2। ये किस फॉर्म का आ रहा है, तो ये हमारा इस फॉर्म का आ रहा है। 1 ले लो, 1 को लिखोगे 3 इंटू 0 प्लस 1। ये किस फॉर्म का आ रहा है, तो ये इस फॉर्म का आ रहा है। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले लो, हर पॉजिटिव इंटीजर इन्हीं तीनों में से किसी ना किसी एक फॉर्म का होगा और इससे बाहर नहीं जाएगा। इसके पहले वाला में क्या था कि 4 लिए थे, जब 4 लिए थे तो वहां पे हम पता कर ले रहे थे कि अगर इस फॉर्म का होगा तो ऑड होगा और इस फॉर्म का होगा तो इवन होगा। लेकिन यहाँ पे 3 लिया गया है, तो यहाँ देखो 3 क्यों है, तो 3 के जो मल्टीपल होता है, 3 के जो मल्टीपल होता है कभी ऑड भी होता है कभी इवन भी होता है। जैसे 3 2 6 इवन है, 3 3 9 ऑड है, 3 4 12 इवन है, 3 5 15 ऑड है। मतलब 3 के जो मल्टीपल होता है कभी ऑड होता है कभी इवन होता है। तो यहाँ पे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इन तीनों में से कौन ऑड होगा और कौन इवन होगा। हम डिवाइड तभी कर सकते हैं जब b के प्लेस पर कोई इवन नंबर लिए होते हैं। जब b के प्लेस पर या तो 4 लिए होते या 2 लिए होते या 6 लिए होते, मतलब b के प्लेस पर अगर कोई इवन नंबर होता तब इवन नंबर का जो मल्टीपल होता है हमेशा इवन होता है, तब उससे हम डिसाइड कर लेते कि इसमें से कौन इवन है और कौन ऑड है। लेकिन यहाँ 3 लिया गया है b के प्लेस पर, तो 3 के जो मल्टीपल है कभी ऑड होता है कभी इवन होता है, इसलिए यहाँ हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इस फॉर्म का होगा तो ऑड होगा और इस फॉर्म का होगा तो इवन होगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए अब b के प्लेस पर थोड़ा 2 रख करके देखते हैं क्या मिल रहा है, इसको मिटाते हैं। अगर b के प्लेस पर 2 होता तो a किस फॉर्म का होता, डायरेक्ट लिखते हैं इसको 2q प्लस r के फॉर्म का आएगा, जहां r के वैल्यू हमेशा 2 से छोटा होगा। क्लियरली यहाँ r के वैल्यू 0 मिलेगा या 1 मिलेगा, 2 ही वैल्यू मिल सकता है। जब r इक्वल टू 0 रखोगे तो a का वैल्यू क्या मिलेगा 2q, या अगर 1 रखोगे तो a का वैल्यू मिलेगा 2q प्लस 1। मतलब दुनिया का कोई a क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठा लो और या तो 2q के फॉर्म का होगा और नहीं तो 2q प्लस 1 के फॉर्म का होगा। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठाओ। जैसे चलो 40 ले लेते हैं, 40 को लिखोगे 2 इंटू 20, किस फॉर्म का आ रहा है तो 2q के फॉर्म का आ रहा है। कोई दूसरा ले लो, चलो 49 ले लेते हैं, तो 49 को लिखोगे 2 इंटू 24 प्लस 1, ये किस फॉर्म का आ रहा है, तो ये 2q प्लस 1 के फॉर्म का आ रहा है। मतलब दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर उठा लो वो या तो 2q के फॉर्म का होगा नहीं तो 2q प्लस 1 के फॉर्म का होगा। और हमको इस यहाँ हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस फॉर्म का होगा तो इवन होगा और किस फॉर्म का होगा तो ऑड होगा, क्योंकि यहाँ b के प्लेस पर हम इवन नंबर 2 लिए हुए हैं। हमको पता है कि इवन नंबर का कोई भी मल्टीपल हो, इवन नंबर का मल्टीपल हमेशा इवन नंबर होता है। जैसे यहाँ 2q है तो q कोई भी इंटीजर हो सकता है, तो 2 के जितने सारे मल्टीपल आएंगे 2 2 जा 1, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ये सब इवन नंबर ही होंगे। मतलब कोई भी नंबर अगर 2q के फॉर्म का है तो वो हमेशा इवन होगा, और जब ये 2q इवन है, इवन में जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये पूरा ऑड हो जाएगा। मतलब 2q के फॉर्म का कोई भी इंटीजर मिलेगा तो इवन होगा और 2q प्लस 1 के फॉर्म का कोई भी इंटीजर मिलेगा तो वो हमेशा ऑड होगा। अब यहाँ ध्यान से सुनिए एक बात को, ये तो हमको पता है कि दुनिया का कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इसी फॉर्म का होगा, या तो 2q के फॉर्म का होगा नहीं तो 2q प्लस 1 के फॉर्म का होगा। और ये भी मालूम हो चुका है कि अगर 2q के फॉर्म का है तो इवन होगा और 2q प्लस 1 के फॉर्म का है तो ऑड होगा। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हर पॉजिटिव इंटीजर, हर इवन पॉजिटिव इंटीजर 2q के फॉर्म का होता है, क्योंकि उसके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि इसी फॉर्म इवन होगा तो यही होगा और ऑड होगा तो यही होगा। अगर 4 लिए थे तो 4 के लिए थे तो इवन के लिए 2 केस आ गया था और ऑड के लिए 2 केस आ गया था। लेकिन जब p के प्लस पर 2 रखेंगे तो इवन के लिए एक ही केस आ रहा है और ऑड के लिए भी एक ही केस आ रहा है, और ये यहाँ कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। मतलब हर पॉजिटिव इवन इंटीजर 2q के फॉर्म का होता है और हर पॉजिटिव ऑड इंटीजर 2q प्लस 1 के फॉर्म का होता है, ऐसा कहा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए, ये जो लिखा गया है कि ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पता नहीं है कि ये क्या है, तो ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, तो बी के प्लेस पर अपने मन से कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप डायरेक्ट ही लिखते हैं बिना वैल्यू पुट किए हुए। अगर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है और मान लेते हैं, सपोज करते हैं कि बी इक्वल टू अगर 5 होता, अगर बी इक्वल टू 5 होता तो ए का वैल्यू क्या क्या मिलता, 5 को मिलता, या 5q + 1 मिलता, या 5q + 2 मिलता, या 5q + 3 मिलता, या 5q + 4 मिलता। देखिए इतना ही मिलता ना। अगर ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है और बी यहाँ दिया नहीं गया कि बी क्या है, बी अपने मन से अगर हम 5 माइंड में सोच लिए कि बी अगर 5 लेके चलते हैं तो ए का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, या तो 5q के फॉर्म का होगा, नहीं तो 5q + 1 के फॉर्म का होगा, नहीं तो ये, नहीं तो ये, नहीं तो ये। मतलब आर का वैल्यू यहाँ 0 और 5 के बीच में होगा। तो अगर 0 रखेंगे तो ये आएगा, 1 रखेंगे तो ये आएगा, 2 रखेंगे तो ये आएगा, 3 रखेंगे तो ये आएगा, 4 रखेंगे तो ये आएगा। मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इन्हीं पांचों फॉर्म में हो सकता है, इससे बाहर नहीं जाएगा। अगर हम बी के प्लेस पर बिना वैल्यू यहाँ रखे हुए डायरेक्ट अगर रखें, बी को अगर 2 सोच लें, मान लेते हैं कि बी के प्लेस पर 2 है, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, या तो TQ होगा या 2q + 1 होगा। अगर 3 सोचेंगे, अगर बी के प्लेस पर 3 लेंगे तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो 3q के फॉर्म का होगा, या 3q + 1 के फॉर्म का होगा, या 3q + 2 के फॉर्म का होगा। अगर बी के प्लेस पर हम 4 सोचेंगे तो ए का जो वैल्यू होगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ये, या तो 4q के फॉर्म का होगा, या 4q + 1 के फॉर्म का होगा, या 4q + 2 के फॉर्म का होगा, या 4q + 3 के फॉर्म का होगा। मतलब बी का वैल्यू यहाँ हम कुछ भी रख सकते हैं। तो या तो इस फॉर्म, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो इस फॉर्म का आएगा, या कोई भी पॉजिटिव इंटीजर या तो इस फॉर्म का आएगा, नहीं तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का आएगा। ऐसे ऐसे बी का वैल्यू अलग अलग लेते जाएंगे तो उसका फॉर्म अलग अलग होता जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। चलिए, यूक्लिड डिवीजन इस लेक्चर में इतना ही। इसके नेक्स्ट लेक्चर में यूक्लिड डिवीजन लेमा पर 15 क्वेश्चन करेंगे। टोटल हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे। वो 15 क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर वो 15 क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा पर चाहे किसी भी किताब से क्वेश्चन आ जाए, चाहे RD शर्मा हो, चाहे RS सरोल हो, चाहे NCERT हो, चाहे NCERT के एग्जाम्पलर हो, अगर किसी भी किताब से यूक्लिड डिवीजन लेमा पर क्वेश्चन आता है तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। इस पर हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन करेंगे।